हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं यूपीएससी ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेन 2024 में, 2020 में और यूपीपीसीएस का मेन 2021 में दिया है। ठीक है। और ये हमारा क्लास नंबर जो है वो 17वां है, जिसमें हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 275 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को करने का, ताकि आपका प्रीलिम्स में एक सीट कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास पीडीएफ है। एक तरफ जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, दूसरी तरफ पीडीएफ जो है वो हिंदी में है। इसका पीडीएफ को हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने दे दिया है। तो वहाँ से जो है पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इंडिया बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज और पार्टनर कंट्री। तो एक तरफ भारत का द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है, और किसके साथ है वो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है ईस्टर्न ब्रिज 7 ओमान, अल नजा यूएई और सादा तानसिक वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग ये पढ़ते भी हैं एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो जो हाल ही में इंडिया का जो एयरफोर्स है दोस्तों, वो ओमान के साथ, ओमान का जो एयरफोर्स है और इंडिया का एयरफोर्स है उसके साथ जो है अभ्यास किया है ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक, तो ये हमारा पहला सही है। उसके बाद अल नजा जो है दोस्तों वो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान का। तो इंडिया और ओमान का एयरफोर्स का एक्सरसाइज कौन सा है? ईस्टर्न ब्रिज। और इंडिया ओमान का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सा है? अल नजा। लेकिन यहाँ पे यूएई लिखा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सादा तानसिक, ये जो है वो हम लोग सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं, और ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये हमारा सही है। तो पहला तीसरा सही है, आंसर होगा बी। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कब, या फिर डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं ऑस्ट्र हिंद बा, बांग्लादेश के साथ हम लोग करते हैं दोस्तों संप्रीति, चाइना के साथ हम लोग करते हैं हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं शक्ति, इंडोनेशिया के साथ करते हैं गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ करते हैं हम लोग प्रबल दोस्तयाक, किर्गिस्तान के साथ हम लोग करते हैं खंजर, मालदीव्स के साथ करते हैं एक्यूवेरिन, मंगोलिया के साथ करते हैं नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ करते हैं इम्बैक्स, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ओमान के साथ अल नगा जो पूछा था। ठीक, अल नगा या अल नजा, रसिया के साथ इंद्रा, सेशल्स के साथ लेमाइटी या लेमाइट या लेमाटाई, जो भी पढ़िए लेमाटाई। ठीक है, श्रीलंका के साथ या लेमेती भी बोलते हैं इसको, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, यूके के साथ अजय वैरियर, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, फिर अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। इंडिया नेवी कौन सा करती है? मालाबार एक्सरसाइज करती है। फिर वरुण एक्सरसाइज हम लोग इंडिया फ्रांस के बीच में होता है। ले पेरोस वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए फ्रांस जापान यूके रहता है। सी ड्रैगन इंडिया यूएसए जापान कनाडा साउथ कोरिया, कोंकण इंडिया यूके। फिर ब्राइट स्टार इंडिया और 34 देश और, सेल्वेक्स इंडिया यूएसए, स्लाइनेक्स इंडिया श्रीलंका, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, अल मोहेद अल हिंदी इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया फ्रांस और यूएई का होता है। फिर इंडिया फ्रांस यूएई का भी होता है। फिर कोमोडो इंडिया और बहुत सारे देश होते हैं। फिर ऑस इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में जैसे हम लोगों ने कुछ किया, जैसे ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो भारत के लोग फंसे हुए थे उसके लिए ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में हम लोगों ने चलाया था। फिर ब्रह्मपुरम फायर फाइटिंग असिस्टेंस, ये कोची केरला में हम लोगों ने चलाया, सॉलिड वेस्ट में के कारण जो नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये सारा हम लोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा वीर गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में था। पैसेक्स एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ किए। डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ, कोबरा बहुत सारे देश के साथ करते हैं, यूके के साथ। ठीक है, कोप इंडिया इंडिया और यूएसए का है। ओरियन फ्रांस और बहुत सारे देश हैं, इंडिया। ब्राइट स्टार इंडिया इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद और सारा देखेंगे। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था सीरिया और तुर्की में जब भूकंप आया था उसके लिए। ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया था इजराइल में गाजा में मदद करने के लिए। ठीक है, तो हमने डिटेल में आपको एक्सरसाइज भी बता दिया, और जो हमारा भारत सरकार अभियान भी चलाया था ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, तो वो सारा भी हमने बता दिया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ऑपरेशन जो नीर है, नीर वो कहाँ पे चला था बताइए।
भारत ने चलाया था, लेकिन किस देश में? तो क्वेश्चन नंबर हो गया 76 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ओवरशूट। पारिस्थितिक ओवरशूट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओवरशूट का क्या मतलब होता है? ओवरशूट का मतलब है कि किसी चीज़ को एक्सीड कर देना, बढ़ जाना। तो इकोलॉजिकल ओवरशूट का मतलब ये हुआ कि जितना भी आपको डिमांड था, ठीक है, इकोलॉजी का, उससे ज़्यादा आप डिमांड जो है कर रहे हैं। जितना आपको प्रकृति दे पा रही है, उपलब्ध करा पा रही है, उससे ज़्यादा आप प्रकृति से डिमांड कर रहे हो, तो उसको इकोलॉजिकल ओवरशूट बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल ओवरशूट वो कंडीशन होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे ह्यूमन जो डिमांड होता है, मानव का जो मांग होता है ना, वो पृथ्वी के संसाधन से अधिक होता है। ठीक है, तो उसको को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। ये जो हो रहा है, पहले 1970 के पहले क्या था कि जितना पृथ्वी उपलब्ध कराती थी उतना ही डिमांड था, लेकिन 1970 के बाद क्या हुआ, ओवरशूट हो गया, मतलब डिमांड हमारा ज़्यादा हो गया, पृथ्वी उपलब्ध जो है वो कम कराने लगी। उसी को इकोलॉजिकल ओवरशूट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये मेजर कौन करता है? तो हर साल जो है अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, और उसको बनाता कौन है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क बनाता है। जाहिर सा बात है कि जिस तरह से प्रकृति का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रकृति के रिसोर्स का, ठीक है, तो वो समय दर समय जो है रिसोर्स कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा। तो जो अर्थ ओवरशूट डे है वो धीरे 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 क्या होगा, घटेगा। मतलब हमको लोग को अब एक पृथ्वी से काम नहीं होगा। हम लोग को अभी देखो, एक पृथ्वी से हम लोग का काम हो जाता था कब? 1970 में। लेकिन जैसे जैसे समय आ रहा है तो हम लोग को अब प्रेजेंट में 1.7 पृथ्वी चाहिए। मतलब एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा। एक साल में जितना पृथ्वी रिसोर्स दे रहा है उससे काम नहीं होगा। 1.7 पृथ्वी जितना टाइम दे, मतलब रिसोर्स हम लोग को देगा, उतना हम लोग को एक साल में चाहिए। ठीक है, इसीलिए टाइम जो है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले जो आपको एक साल के लिए जितना रिसोर्स चाहिए था वो अब धीरे धीरे घट के नवंबर में वो रिसोर्स खत्म हो जाए, फिर हमको नवंबर दिसंबर में अगले साल के लिए जो है वो अभी से रिसोर्स चाहिए। तो इस तरह से वो घट रहा है। और कौन मनाता कौन है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है इस दिन को घोषित करता है। तो 77 का आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि ये जो हमारा सप्ताह आ रहा है, ठीक है, उसमें सैटरडे संडे में हम लोग मैप के आधारित जो है क्वेश्चन करेंगे 150 से 200। उसको करने के बाद आपका मैपिंग का जो पोर्शन है, ठीक है, हर साल मैप से 3-4 क्वेश्चन आता ही है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 78 है। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, इसको हेड कौन करता है? तो इसको हेड जो करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। और ये वाजीराम का वेबसाइट है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हो। ये तो प्रचार ही करने लगा अपना। ठीक है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो दोस्तों एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या, इसको जो है बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। ठीक है, और इसके पहले एक संस्था था जिसका नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, 1952 में था। अब हम लोग उसको जगह बनाए हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कोई भी अगर हमको जैसे कि बनाना है किसी एरिया में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका बाउंड्री चेंज करना है, तो उसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो है सलाह का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये सलाहकार के रूप में काम करता है। और जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे कोई अगर प्रोजेक्ट को हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं तो उसके लिए भी भारत सरकार को डिसीजन लेने में ये जो है अपना सलाह देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें टोटल 27 लोग होते हैं। हेड इसका प्रधानमंत्री करते हैं, और जो हमारा मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण मंत्री, वो उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, आर्मी के लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लोगों को नॉमिनेट करता है जो इन्वायरमेंट ये सब के फील्ड में होता है। और इसका अगर हम मेंबर सेक्रेटरी सदस्य सचिव का बात करेंगे तो जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है फॉरेस्ट का, वो इसके आपके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, अगर कोई टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व को अगर दोबारा से हमको उसके नाम से हटाना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बिना आपका जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के सलाह से जो है वो नहीं ले सकती है। प्लस जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका भी हम लोग को सलाह लेना पड़ेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। बोल रहा है इट्स रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी फॉर अल्ट्रेशन इन द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क। मैंने बता दिया प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर उसका हमको बाउंड्री दोस्तों चेंज करना है तो इसके सलाह के बिना वो नहीं होगा, उसके कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एकदम सही है कि किसी भी जो है राष्ट्रीय उद्यान की भूमि की सीमाओं में परिवर्तन के लिए इसकी सिफारिशें अनिवार्य है, तो सही है। फिर बोल रहा है इट्स नोट अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर डी नोटिफिकेशन ऑफ ए टाइगर रिजर्व, ये भी सही है। अगर कोई बाघ रिजर्व को हम लोग हटाना चाहते हैं, मतलब बाघ रिजर्व पहले था उसको हम लोग ना उसको बाघ रिजर्व की लिस्ट से हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल का और हमारा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA उसका भी अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम बाउंड्री भी अगर चेंज करना चाहते हैं टाइगर रिजर्व का, ठीक है, तो वो भी जो है सरकार चेंज नहीं कर सकती है। मतलब चाहे वो आप बाउंड्री चेंज कीजिए किसका, नेशनल पार्क का कीजिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कीजिए, दोनों के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ चाहिए रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आपका टाइगर रिजर्व का भी बाउंड्री चेंज करना है तो उसके लिए NTCA का भी अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है। तो हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखो कोई भी नेशनल पार्क को डिक्लेयर अगर करना है, घोषित करना है, तो उसको सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी कर सकती है। लेकिन अगर ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑफ एन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो पर्यावरण के संदर्भ में एक देखा गया है नया शब्द, नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको जो है जो नेशनल कलेक्टिबल क्वांटिफेबल गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस NCQG है, ये आपका न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस गोल है। ठीक है, हाल ही में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का, तो उसमें बोला गया कि 2025 के पहले पहले तक हम लोग $100 बिलियन जो है वो इकट्ठा करेंगे और उस पैसा से हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री का जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, उसको पैसा देंगे ताकि वो क्लाइमेट को चेंज को जो उसको नुकसान हो रहा है उसको भरपाई कर पाए और आसानी से अपना ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वो सब कम कर पाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे। तो उसी को हम लोग बोले न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल, जिसके तहत डेवलप्ड कंट्री को ये बोला गया कि आप जो है $100 बिलियन जो है इकट्ठा कराइए 2025 के पहले पहले, $100 बिलियन प्रति साल 2025 के पहले पहले तक, ताकि उस पैसे से हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री का जो आवश्यकता है जो नीड है उसमें हम लोग उसको भरपाई कर पाएँ। क्लियर है। तो क्या है ये ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट है, जिसका मकसद क्या था मैंने आपको बता दिया, $100 बिलियन प्रति वर्ष कलेक्ट करना 2025 के पहले पहले तक। ठीक है, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ है उसमें इसको बात किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 80, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है आपको पता है, बादल बनने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का ज़रूरत पड़ता है, जो वो कोई भी होता है, कोई पोल्यूटेंट हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है जिसके चारों तरफ जो है पानी कलेक्ट होता है और फिर वो जो है बादल का निर्माण करता है। तो जब जहाँ पे हम लोग को मॉलिक्यूल नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीक़ा से हवा में हवाई जहाज़ के द्वारा या फिर ज़मीन से कोई रॉकेट के द्वारा या किसी भी तरीक़ा से हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसमें हम लोग प्रयोग जनरली करते हैं मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब जिसको सॉलिड कार्बन को ड्राई आइस बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है और उसके अगल बगल जो है बादल का निर्माण हमारा होता है। तो आर्टिफिशियल बादल बना के बारिश करवाने की चीज़ को क्लाउड सीडिंग हम लोग बोलते हैं। तो पहला बोल रहा है इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तभी होगा जहाँ पे पहले से थोड़ा मोड़ा क्लाउड रहना चाहिए, तभी ना उसका अगल बगल बनेगा। ठीक है, राइट। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है सिल्वर आयोडाइड कैन बी यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग। तो हाँ यूज होता है मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, और इसको सबसे पहली बार जो यूज किया गया था वो 1946 में किया गया था अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है क्लाउड सीडिंग। तो देखिए दोस्तों क्लाउड सीडिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें हम लोग बारिश कराते हैं। 1940 से ये दशक यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट या ज़मीन से हम लोग सिल्वर आयोडाइड या उसी जैसा सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, पहले से बादल मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है उसी के इर्द गिर्द जो है आपका पानी कलेक्ट होते रहता है और फिर वो बारिश बन के जो है वो जब कंडेंसेशन उसका होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स वर्षा करवाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। क्लियर।
तो जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है वहाँ पे प्रयोग हो रहा है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के भी होता है, क्योंकि पोल्यूशन बारिश करवा दोगे तो वहाँ पे डस्ट वस्ट कम होगा। ठीक है, अभी भी दिल्ली में भी बात हो रही थी, चाइना वाइना भी करवाते रहता है। प्लस जो आपका वेस्टर्न एशिया है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे चूँकि बारिश वारिश कम होता है, सूखा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे आर्टिफिशियल शेडिंग कराया जाता है। लेकिन ये नुकसान होता है क्योंकि पूरा वहाँ का इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, क्योंकि जो वाटर जल चक्र है, वाटर साइकिल, उसको प्रभावित करेगा। नेचुरल तरीका से तो नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीका से हो रहा है। आर्टिफिशियल जो चीज़ होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है लंबे समय तक। ठीक है, तो 80 का जो आंसर होगा दोस्तों वो एक और दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्नलिखित कारकों पे विचार कीजिए। चेंज इन ओशियन टेम्परेचर, समुद्र के तापमान में परिवर्तन, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, अफवाह और प्रदूषण, ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक संपर्क में रहना, एक्सट्रीम लो टाइड्स, अत्यंत कम ज्वार। और हाउ मेनी ऑफ द अबव फैक्टर्स कैन बी पोटेंशियल कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। कोरल का जो विरंजन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, अभी हम बता रहे हैं आपको क्या होता है, का संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखो कोरल जो होता है इसमें दो चीज़ होता है, एक अलगी होता है, ठीक है, और एक हमारा इसमें कोरल, और दूसरा होता है कोरल कोरल्स। यहाँ पे कोरल पोलिप, कोरल पोलिप्स, ठीक है, कोरल पोलिप्स, POLYPS। ठीक, तो कोरल जो होता है वो दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवी जो है संगठन होता है, जहाँ पे अलगी और कोरल होता है। तो अलगी क्या करता है आपको पता है, ये खाना बना सकता है। ठीक है, और कोरल पोलिप उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, और कोरल और अलगी खाना बना के इसको देता है, और प्लस इसको एक कलर भी देता है, कलर मतलब रंग देता है। ठीक है, लेकिन और ये कब होगा, जब आपका पानी जो है वो थोड़ा साफ़ होगा, पानी में थोड़ा नमक भी रहना चाहिए, उसके बाद पानी गंदा नहीं होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, तभी अलगी खाना बना पाएगा। ठीक है, पानी में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पानी में न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, पानी का टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तब होगा। अगर कोई भी कंडीशन ख़राब होता है तो क्या होता है, कोरल पोलिप अलगी को भगा देता है, और जब भगा देगा तो जाहिर सा बात है कोरल धीरे धीरे करके मर जाएगा, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा, और कोरल को कलर रंग भी नहीं मिलेगा, तो वो रंगहीन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। उसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। कोरल जो ब्लीचिंग होता है वो कोई परमानेंट नहीं होता है, अगर बहुत लंबे समय तक अगर कंडीशन ख़राब रहेगा तब हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स भी हो सकता है। अगर कंडीशन ठीक हो जाएगा तो कोरल जो विरंजन हो गया था वो नॉर्मल स्टेज में भी आ जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोरल मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है, क्वींसलैंड, वहाँ पे आपको मिलता है, वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया, ये सब में भी खूब सारा कोरल मिलता है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलता है दोस्तों वो कोरल में ही मिलता है। तो पढ़ते हैं, बोल रहा है कि चेंज इन द ओशियन टेम्परेचर, अगर समुद्र का तापमान में परिवर्तन होगा तो कोरल विरंजन का संभावित कारण हो सकता है। सही है। रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट लिमिटेड में चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, राइट। तो ये भी ठीक है। और फिर बोल रहे हैं एक्सट्रीम लो टाइड्स, टाइड अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा, मान ली यहाँ पे कोरल है, टाइड्स कम होगा, कोरल पानी के नीचे रहना चाहिए, टाइड्स कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, कोरल हवा में आ जाएगा। वैसे मान लीजिए कोरल है, पानी इतना दूर है, टाइड से अगर कम आएगा तो पानी यहीं तक आएगा, तो ये वाला लेयर ऊपर रहेगा, तो इसके कारण हवा के कांटेक्ट में आने के कारण नुकसान होगा। कोरल हमेशा पानी में डूबा रहना चाहिए, है ना, और उतना भी डूबा नहीं रहना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश मिले ही नहीं। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए, हवा में भी नहीं रहना चाहिए और बहुत गहराई में भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है वो कोरल के लिए नुकसान है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी सही है, तो सभी के सही सही है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। क्लियर। अब देखो कोरल ब्लीचिंग जो है वो ख़राब चीज़ है, मतलब नेगेटिव चीज़ है। तो देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नेगेटिव सही होता है, और पॉजिटिव का स्टेटमेंट का पॉजिटिव सही होता है। ये सब कैसे आपको पता चलेगा, तो आप देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स का हमने जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराया है चैनल पे। ठीक है, तो उसको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और वैसा एनालिसिस आपने कहीं नहीं आज तक देखा होगा, ज़रूर देखिए। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है कोरल ब्लीचिंग ख़राब चीज़ है, तो देखिए चारों ऑप्शन ख़राब चीज़ है। टेम्परेचर का बढ़ना ख़राब है, पोल्यूशन ख़राब है, सूर्य का प्रकाश का अत्यधिक संपर्क खराब है, अत्यधिक कम ज्वार खराब है। तो नेगेटिव का नेगेटिव सही, तो चारों स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, और क्वेश्चन भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
चार नेगेटिव का नेगेटिव, 81 का डी। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम देखते हैं कि 1 टन अगर उस गैस का लेंगे तो वो कितना जो है इन्वायरमेंट को गर्म कर पाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कर पाएगा। और हम लोग रेफरेंस किसका लिखते हैं, CO2 का। तो CO2 का हम ले लेते हैं, ठीक है, कि रेफरेंस संदर्भ के रूप में, और उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि बाकी गैस जो है कितना गुना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग CO2 का जो है वो 1 मानते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा मीथेन का होता है। मीथेन का जो होता है वो समझ लीजिए लगभग 30 गुना होता है। किसका, CO2 का। CO2 का 30 गुना मीथेन जो है गर्म करेगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O वो लगभग 300 गुना होता है आपका CO2 का, लगभग बता रहा हूँ मोटा मोटी। फिर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है वो लगभग समझ लिए 13,000 गुना होता है, ठीक है। और जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ये सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को गर्म करता है और ये लगभग 23,000 गुना होता है, ठीक। तो सबसे कम मीथेन करेगा, CO2 तो 1 मान लो, मीथेन उसका 30 गुना, नाइट्रस ऑक्साइड उसका 300 गुना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसका 23,000 गुना, मतलब 13,000 गुना, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड 23,000 गुना। तो आंसर क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। मतलब 1 टन अगर उस गैस का लेते हो तो वो CO2 के संदर्भ में कितना गुना जो है इन्वायरमेंट को गर्म कर पाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और इसको 100 साल का संदर्भ में हम लोग रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो हाल ही में हम लोगों ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया, जब हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ दोस्तों 29, कहाँ हुआ, अजरबैजान में हुआ, अजरबैजान में। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को लॉन्च किया, ठीक है। इस फंड से करेंगे क्या और पैसा कौन देगा, तो इस फंड में पैसा कौन देगा, तो जो देश फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जीवाश्म ईंधन को प्रोड्यूस कर रहा है या ऑयल गैस कोयला से एनर्जी को जनरेट कर रहा है, तो वो देश जो है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड में पैसा देगा, ठीक है। और इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, इसका फाउंडिंग मेंबर है अजरबैजान। आपको पता है अजरबैजान जो है वो देश है जिसका सीमा जो है कैस्पियन सागर के साथ बाउंड्री टच करता है, ठीक है। समझ में आया। तो सालाना रूप से जो देश जो है तेल से, जीवाश्म ईंधन से, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो देश है उसमें सालाना रूप से जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड पैसा जो है वो देगा, या तो जितना वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, या फिर कुछ फिक्स पैसा होगा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और उस जो पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है, उससे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का काम करेंगे, ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उसको फोकस करेंगे, ठीक है। फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग उसके डालेंगे ताकि हमारा जो नेट जीरो एमिशन हो, ठीक है। तो वो रहा इट विल रिसीव द एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड कंपनी। तो सही है, देशों से और कंपनियों से पैसा ये लेगी जो फॉसिल फ्यूल को देते हैं, मतलब जो है प्रोड्यूस करते हैं कंपनियों से। फिर बोल रहा इट इज़ द फर्स्ट फंड दैट विल एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन डिजास्टर रिलीफ मेजर इन द क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन। बोला यह पहला कोष है जो विशेष रूप से आपदा राहत उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा। गलत है, विशेष रूप से नहीं, बहुत सारा चीज़ों पे फोकस करा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इस पैसे से हम लोग जो स्मॉल और मीडियम साइज का जो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रोड्यूसर है उसको हम लोग फंडिंग करेंगे। फिर बोला इट इज ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। गलत बात है, इंडिया का तो इसमें नामो उमो नहीं है, ठीक है। कौन लॉन्च किया बताया है आपको, अजरबैजान ने किया, तो ये भी जो है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा 83 एक ही है। तो 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओनली 1, एक ही स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। तो याद रखिएगा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड क्या है, याद रखिएगा। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, COP29 में लॉन्च हुआ है, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर में ये आएगा। COP29 किसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, UNFCCC का, ठीक है, जो आपका अर्थ समिट 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन रिसेंट माइलस्टोन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन द पोलरिस डाउन बिकेम द फर्स्ट मिशन टू। और हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ पोलरिस डाउन। किसके लिए, तो पोलरिस जो डाउन मिशन है दोस्तों वो किसका है, प्राइवेट जो एजेंसी है अमेरिका का स्पेस एक्स,
टेस्ला जो इसकी जो कंपनी है, किसकी, एलन मस्क की, उसने है। तो उसने क्या किया, पहली बार स्पेस में वॉकिंग कर लिया। स्पेस वॉक जो बोलते हैं, स्पेस में जो चलता है आदमी। प्राइवेट, पहले सरकारी एजेंसियां होती थी, नासा, इसरो, ये सब ना, ठीक है। तो अब जो है प्राइवेट एजेंसी जो स्पेस एक्स है, उसने क्या किया, पहली बार स्पेस में वॉक करवाया एस्ट्रोनॉट का, ठीक है। पहले जो गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट होता था, अब जो है प्राइवेट एस्ट्रोनॉट भी उसमें जा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्ट ए प्राइवेट स्पेस वॉक, निजी अंतरिक्ष चहलकदमी करना, ठीक है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पोलरिस डाउन मिशन है वो किस सैटेलाइट से लॉन्च हुआ, कौन सा सैटेलाइट हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जाहिर सा बात है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट होगा, है ना, स्पेसएक्स कंपनी का, वही करेंगे। तो बताइए कौन सा सैटेलाइट हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडन पॉल्यूशन, रेडन प्रदूषण के बारे में। तो देखो, रेडन पॉल्यूशन जो है वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड भी होता है। नेचुरल क्यों होता है, रेडन जो है वो एक समझ लो रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में, लेकिन कभी कभी घर में पाया जाता है। तो घर में रेडन गैस कहाँ से आया, तो घर में जो अगर नेचुरल रूप से बात करेंगे कि प्राकृतिक रूप से मौजूद कहाँ रहता है, घर में नहीं, बाहर में। तो यूरेनियम जब का जो डीके होता है, प्राकृतिक रूप से जब यूरेनियम जो का डीके होता है, तो उससे रेडॉन गैस जो है वो निकलता है। और ये सभी पत्थर वत्थर में हो सकता है लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। और ये आपको पानी में भी हो सकता है। लेकिन घर में कहाँ से आता है, तो घर में जो आता है, जो हम लोग गोईठा वोईठा या लकड़ी उकड़ी जो जलाते हैं दोस्तों, तो उससे जो है आपका आप घर में प्रदूषण होता है और उससे रेडॉन जो है वो निकलता है, ठीक है। वो एक कारण है, वो एक कारण है। लेकिन मेन कारण जो घर में रेडॉन होने का ये है कि जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ये बिल्डिंग बना, तो बिल्डिंग के नीचे मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी में क्या है, पत्थर उत्थर है। तो क्या होता है, ये मिट्टी जो है, मिट्टी से रिसाव होता है। जब मिट्टी पुरान हो जाती है, घर पुराना हो जाता है, तो ये जो रेडॉन है वो क्रैक्स के थ्रू जो है बिल्डिंग में घुस जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कारण है रेडॉन का घर के अंदर पोल्यूशन होने का, वो यही है कि जहाँ हम घर बनाए उसके नीचे जो मिट्टी है उससे रेडॉन निकलता है। और दूसरा बड़ा कारण क्या है कि जो हम लोग बायोफ्यूल नहीं, जो हम लोग बायो में मास घर में यूज करते हैं, जलाते हैं, कुकिंग फ्यूल के लकड़ी वकड़ी, उससे होता है। तो बोल रहे हैं रेडॉन इज ए नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस, सही है, नेचुरल रूप से मौजूद रहता है। दूसरा बोल रहा है सॉलिड बायोमास कुकिंग फ्यूल्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडोर रेडॉन पॉल्यूशन इन रूरल एरिया। हमने बताया गांव में या शहर में कहीं भी रेडॉन का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, जो आप मिट्टी के ऊपर जो घर बना रहे हैं उससे जो है रेडॉन क्रैक्स के थ्रू जो है वो आपके घर में घुसता है, ठीक है, पाइप से या कोई केबल से, इसके द्वारा, या कोई नाली वाली से। तो इसलिए ये वाला जो है वो गलत होगा। प्राथमिक स्रोत क्या है आपका, मिट्टी, जो घर के नीचे जो मिट्टी है उससे। फिर तो दूसरा गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट चला गया। और पहला सही है, तो डायरेक्ट हमको मिल गया उत्तर, क्योंकि हमने पूछा करेक्ट। पहला, दूसरा गलत है तो ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया। अब बाकी एक ही आंसर हमको मिल गया, 1 और 3। बोल रहे हैं रेडॉन इज वन ऑफ द लीडिंग काउजेज ऑफ कैंसर। रेडॉन अच्छा चीज़ तो है नहीं भैया, ख़राब चीज़ है। तो लंग कैंसर का ये बहुत बड़ा कारण है। अब भारत में जो लंग्स होता है उसका 3 से 14% में कारण होता है रेडॉन का। इसीलिए हम लोग को अपना घर वर साफ़ सुथरा करके थोड़ा रखना चाहिए, और वेंटिलेशन खिड़की उड़की खोल खाल के, तब हवा वो आएगा तो आप प्रदूषण दूर जाएगा घर का, ठीक है। तो ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर है 86, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम व्हाट डज द टर्म एमिशन गैप रिफर्स टू। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो लॉन्च हुआ है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ये क्या है। तो उत्सर्जन अंतराल क्या है, देखो अंतराल मतलब डिफरेंस हुआ, किस चीज़ का गैप है। तो मान लीजिए 21st सेंचुरी तक हम लोग चाहते हैं कि अपना जो है एमिशन है ग्रीन हाउस गैस उसको कम करना, ताकि क्लाइमेट चेंज हमारा उतना नहीं हो। तो हम अभी क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग एमिशन गैप बोलते हैं, कि कितना एमिशन करना चाहिए तो और कितना अभी हम कर रहे हैं, दोनों का गैप। इसको नापता है हर साल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एक रिपोर्ट लेके आता है, वो जिसको एमिशन गैप रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं, कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को करने के लिए कितना हम कर रहे हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार, और कितना हमको करना चाहिए, ठीक है, राइट। तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये क्या है, गैप बिटवीन countries pledge on the greenhouse gas emission reaction and the reduction required to limit global warming to below 2 डिग्री सेल्सियस by the end of the century, ठीक है।
पहला अगर बोल रहा है कि गैप बिटवीन द एमिशन रिडक्शन कमिटेड अंडर द एनडीसी एंड द एक्चुअल एमिशन, ये नहीं है। क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना हम टेम्परेचर को, उतना टेम्परेचर करने के लिए हम कितना एमिशन कर रहे हैं और कितना करना चाहिए, वो है गैप, इसको बोलते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट ने बोला कि अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है कि ये इतना टेम्परेचर करने के लिए काम कर रहा है, और अगर हम जिस रेट से उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, वो हम कभी भी जो है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टारगेट है अचीव करने का, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। 21वीं सेंचुरी के आते आते वो कभी पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखते हैं। अगर इंडिया बात करेंगे तो इंडिया जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में चौथे स्थान पे। पहले पे है आपका कौन, अमेरिका होगा, दूसरे पे होगा कौन, पहले पे अमेरिका या चाइना होगा, फिर दूसरे पे अमेरिका या चाइना होगा, तीसरे पे EU है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और चौथे पे इंडिया आता है। और अगर देश का बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जो चाइना है वो पहले पे है या दूसरे पे है, बताइए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ, दिस ट्री डिफाइन अफ्रीकन लैंडस्केप एंड सम आर नोन टू एग्जिस्ट फॉर ओवर 1000 years, thus becoming one of the largest living beings on the planet. ठीक है, they have historically survived extreme climate fluctuations such as drought and floods, adapting to the environment. The trees are icons of the endurance and the climate resilience. बोल रहा है जीवन के रक्षा के रूप में एक पेड़ है जो अफ्रीका में मिलता है, इसमें ये 100 से अधिक साल तक रह सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्राणी जो है उसका वो घर बना है वो, और ठीक है, और इसमें जलवायु परिवर्तन को भी ये झेल लेता है। तो ये ट्री कौन है, अफ्रीका में कौन पाया जाता है, ये फेमस ट्री है। देखो बर्गर ट्री के बारे में तो ये नहीं बोला है भाई, अगर अफ्रीका का बात किया है स्पेसिफिकली रूप से तो, और 1000 साल तो बर्गर का पेड़ नहीं रहता, ये तो हो या गलत। अब उसका 3 गो में छापना है। तो अपने जो बाओबाब ट्री है, बाओबाब ट्री, इसके बारे में सुना होगा दोस्तों। ये ट्री कैसा होता है, एकदम मोटा टाइप का होगा बस, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पेड़ होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ट्री बहुत ही जो है यूजफुल है, उसका हर पार्ट यूज होता है, फल फूल पत्ता उत्ता सब सारा चीज़। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये शरण भी देता है, और मतलब अफ्रीका में देखा जाता है, मेडागास्कर ये सब के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो उम्र होता है वो 1000 साल से ऊपर होता है। ठीक है, और ये क्लाइमेट चेंज को भी सह लेता है। देखिए उसका फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा होता है। इसका फल भी होता है, उसको खाया जाता है। इसका फूल वूल हो गया, इस पर लोग रहते भी हैं घर बना के, दिख रहा है आपको। उसके बाद इन छाया भी देता है, फ्यूल में भी यूज होता है, तो क्लाइमेट चेंज को भी सह लेता है, तो मल्टीपल यूज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरली फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। बोला कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन्य जीव प्रजातियों से अवैध और असहनीय व्यवहार को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बोला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये भी NGO है, ट्रैफिक और IUCN या ग्रीन पीस इंटरनेशनल। अगर ट्रैफिक का फुल फॉर्म ही देखेंगे दोस्तों, तो ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, ट्रैफिक को जो है WWF और IUCN ने मिलके बनाया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है अगर देखोगे तो ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो फ्लोरा और फौना का जो कॉमर्स होता है, जो व्यापार होता है, ठीक है, उसके आधार पे ये अपना रिपोर्ट बना के डिटेल जो है साइट से एक संस्था है CITES, कन्वेंशन ऑन इंडेंजर्ड, ठीक है, तो 1976 में इसको बनाया गया था IUCN और WWF ने। ये करता क्या है, जो साइट्स हमारा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसके तहत आपका जानवर को प्रोटेक्ट करने का बात किया जाता है, तो उसको अपना जो है ये उसके साथ मिलजुल के काम करता है। लेकिन साइट्स जो है वो क्या है, सरकारी संस्था है, और जो ट्रैफिक है वो जो है प्राइवेट संस्था है, मतलब NGO है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रैफिक। यहाँ यातायात नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक कर दीजिएगा, TRAFFIC। WWF भी काम करता है, लेकिन ये पार्टिकुलर और भी चीज़ों के लिए करता है। ट्रेड के लिए ये ट्रैफिक ही सबसे बड़ी संस्था है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पता है ह्यूमन राइट के लिए काम करेगा, तो एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता है। IUCN जो है वो आपका रेड डेटा बुक लेके आता है, जिसके तहत
ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, वनरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर, लिस्ट कंसर्न, है ना, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वो सारा चीज़ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फ्लोरा फौना दोनों के लिए काम करता है, जानवर और पेड़ पौधा सबके लिए। क्वेश्चन नंबर हम 89 देखते हैं। बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटियागो फ्रेमवर्क। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सेंटियागो जो हमारा नेटवर्क है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। सेंटियागो नेटवर्क कब हुआ था दोस्तों? जब हमारा कॉप 25 हुआ था 2019 में, तो उस समय सेंटियागो फ्रेमवर्क हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, क्यों ये बात की गई थी? इसमें वही बात कही गई थी कि डेवलपिंग कंट्री को जो है, जो प्रभावित हैं जलवायु परिवर्तन से, उन पे बात किया गया था, ताकि बोला गया था डेवलप कंट्री को कि डेवलप कंट्री और जो संस्था है जो इन्वायरमेंट में बहुत आगे है, उनको बोला गया था कि आप जो है डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश है, उसको सपोर्ट कीजिए ताकि क्लाइमेट चेंज से उसका लॉस और डैमेज जो है वो कम हो। ठीक है, समझ में आया? तो COP 25 में हुआ था। ठीक है, बोला इट एम्स टू फैसिलिटेट टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कंट्रीज टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड लॉस एंड डैमेज। इसका उद्देश्य संबंधित जलवायु संबंधित हानि और क्षति से निपटने के लिए देशों की सहायता, तकनीकी सहायता करना है, पैसा देना है। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं हमारा है। उसके बाद बोल रहा है इट ऑपरेट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट तो भाई COP 21 हुआ था, ये तो नहीं है, ये COP 25 है ना, तो ये गलत है। टू सपोर्ट एडाप्टेशन इफर्ट इन हाई एमिशन कंट्री, तो ये नहीं है, ये ठीक है, गलत है, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर पूछा हमको 1 ओनली हमारा जो सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। बोल रहा है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। याद रखिए, जब स्टेटमेंट इस टाइप का होता है ना, जिसमें दो दिया होता है स्टेटमेंट, तो उसका 1 और 2 बहुत रेयर होता है कि सही होने का। ठीक है, तो जब गेस करना हो ना और आपको नहीं पता चल रहा है और ये 2 ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, या 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कभी भी तीनों का तीनों या दोनों का दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन सॉल्व सिर्फ करना नहीं है, देखना भी है कि आंसर कैसे सही हो रहा है। ठीक है, तो डॉल्फिन के बारे में है दोस्तों, डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में। डॉल्फिन जो है, कोई भी डॉल्फिन इंडिया में आए, चाहे वो आपका कोई भी डॉल्फिन आ जाए, इरावदी डॉल्फिन आ जाए या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन आ जाए, वो सारे के सारे डॉल्फिन इंडिया में जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। क्या है वो? इंडेंजर्ड। उड़ीसा एकमात्र राज्य है जहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन भी मिलेगा और गैंगेटिक डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो डॉल्फिन जो होता है दोस्तों वो वेल होता है। डॉल्फिन क्या होता है? वेल होता है, लेकिन सभी वेल डॉल्फिन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक नेम अगर बात करेंगे वेल का, तो उसका वेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है किटेसिया। क्या है? किटेसिया। तो किटेसिया को फिर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। तो वेल क्या है? किटेसिया, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक, और जो वेल को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं मिस्टेसेट्स, या छोड़िए, एक कैटेगरी एम है, एक कैटेगरी ओ है। एम मतलब मिस्टी सीड्स, स्पेलिंग देख लेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे, मेरा कोई बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं रहा है। और ओ को बोलते हैं, ओ से ओडोंटोसेटी। ठीक है, जो मिस्टीसाइड्स है इसमें आपका बड़े बड़े वेल जो है वो शामिल होते हैं, जैसे ब्लू वेल हो गया, हम्प बैक वेल हो गया, राइट वेल्स हो गया। ठीक, और जो ओडोंटोसेटी है इसी में आपका डॉल्फिन भी शामिल होता है और वेल भी कुछ शामिल होता है। इसका मतलब जो डॉल्फिन है वो एम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो डॉल्फिन होता है वो वेल का एक कैटेगरी है। ठीक है, मतलब सभी वेल जो होगा, सभी वेल, सभी जो डॉल्फिन होगा, सभी जो डॉल्फिन होगा दोस्तों, तो डॉल्फिन जो होता है वेल का एक कैटेगरी है, मतलब सभी डॉल्फिन वेल तो है, लेकिन क्या सभी वेल डॉल्फिन है? नहीं। जो डॉल्फिन एम वाला है, मतलब मिस्टे साइड से, वो डॉल्फिन, सभी जो वेल है, मतलब जो कुछ वेल जो मिस्टे साइड से, वो डॉल्फिन नहीं है, लेकिन सभी डॉल्फिन वेल है। समझ में आ रहा है? जैसे वेल है पूरा, तो वेल में एक पार्ट हो गया ये वाला मिस्टे साइड, और दूसरा क्या हो गया? ओडोंटोसेटी। तो जो ओडोंटोसेटी इसी में ना डॉल्फिन है, तो मतलब ये जो है आपका सभी वेल जो है वो डॉल्फिन नहीं है। ये जो वेल है, ये जो वेल है वो डॉल्फिन थोड़ी है। समझ में आ रहा है? लेकिन सभी डॉल्फिन क्या है? वेल है, क्योंकि डॉल्फिन जो होता है वेल के अंदर ही ये कैटेगरी है। क्लियर? समझ में आया? तो बोल रहा है कि ऑल डॉल्फिन आर वेल। हाँ सही है, ऑल डॉल्फिन आर मैमल्स। अब देखिए, जितने भी
डॉल्फिन होती है सभी मैमल होते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और उनका लालन पालन करते हैं, ठीक है। वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है। मैमल्स क्या होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब जो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है उसको वार्म ब्लडेड एनिमल जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सही है, पहला भी सही है कि सभी डॉल्फिन वेल है और सभी डॉल्फिन स्तनधारी है। ऑल डॉल्फिन और ब्लाइंड, सभी डॉल्फिन अंधे नहीं होते हैं, कुछ ही डॉल्फिन जो है अंधे होते हैं, ठीक है। जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा नदी में रहती है और अगल बगल उसकी ट्रिब्यूटरी में रहती है, वो अंधी होती है, वो अल्ट्रासाउंड अपने बॉडी से निकालती है, ठीक। और सूसू करके उसका आवाज़ आता है, सूसू करके देखेंगे आप, इसलिए उसका नाम, एक नाम सूसू भी है, ठीक है। लेकिन सभी डॉल्फिन अंधे नहीं होते, बहुत डॉल्फिन का आँख होता है, तो ये जो है वो गलत है। तो हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो 1 और 2 है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आप पे भी लोड ना हो, ठीक है। अब कल हम लोग करते हैं, कल इस टेस्ट को ख़त्म कर लेंगे और फिर से हम लोग नया टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। 300 क्वेश्चन आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास ये कैसा लग रहा है। और एक याद करिए, सैटरडे संडे को हम लोग मैप का क्लास लेंगे जिसमें हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैप का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं, फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे।